जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे। तो पॉलिटी में हमने पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो में, एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था और उसमें हमने पढ़े थे कि संविधान में कितना भाग होता है। भाग 22, अनुच्छेद 395 पुराना में, उसके बाद फिर 444 वर्तमान में है। अनुच्छेद पढ़ लिए थे, पहले 8 था फिर 12 थे। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ लिए थे, संवैधानिक ढांचा पढ़ लिए थे कंपनी के ताज शासन में। तो उसमें हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके थे। तो आइए हम इससे आगे शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी ये वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो ये वीडियो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियां को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट का नाम रहा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बस यानी इस एक्ट को हम 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, बस 1773 का जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट का पारित किया। और इस एक्ट में तहत जो था वो कलकत्ता सरकार को, कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बिहार, उड़ीसा व बंगाल के लिए एक अलग अलग कानून बनाने का अधिकार मिला। और इसके बाद संवैधानिक ढांचा में हम ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि में बात करें तो इसके बाद जो कंपनी द्वारा एक एक्ट आया था जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये आपको 1784 में पारित किया गया था। तो इस एक्ट की विशेषता क्या है वो एक जान लीजिए। इसने कंपनी को जो था राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। यानी हम कह सकते हैं इस एक्ट के तहत जो था वो कंपनी का जो कुछ राजनीतिक हिस्सा था, जो किस जैसे कानून बनाना, क्या करना, उसका एक अलग पार्ट था और बिजनेस का एक अलग पार्ट था। वो बिजनेस किस तरह करना है, यानी हम कह सकते हैं कि जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब पारित हुआ तो उसमें साफ स्पष्ट कहा गया कि एक तरह से जो बनेगा कानून वो राजनीतिक के लिए एक अलग कानून बनेगा, राजनीतिक के लिए एक अलग विधि बनेगा और बिजनेस के लिए यानी वाणिज्य के लिए एक अलग विधि बनेगा। तो इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य की विधि को पृथक पृथक कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया। इसके निदेशक मंडल में, यानी इस एक्ट ने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, ठीक, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार इस एक्ट को हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ होता है। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही द्वैध शासन यानी दोहरी शासन का प्रचलन शुरू होता है। यानी एक तरह से बिजनेस में भी घाटा और एक तरह से राजनीति में भी घाटा हो रहा है हमारे भारतीय लोगों को। तो इस तरह इस एक्ट ने एक दोहरी शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके बाद नियंत्रक बोर्ड, जब इस एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की तो यह शक्ति था, नियंत्रण बोर्ड को एक यह शक्ति था कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यानी हम कह सकते हैं इस एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिश नियंत्रित जो भी भारतीय सभी नागरिक, जैसे ब्रिटिश नियंत्रित कौन कौन थे, बंगाल आपको हो गए, बिहार, उड़ीसा, यानी ये 3 जो प्रांत थे तो ये ब्रिटिश के नियंत्रित में थे। तो इसके अधिकार में हमारे इस 3 बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत के नागरिक, सैन्य शक्ति और जो भी राजस्व कमाई हो रहा था वो सारा गतिविधि का परीक्षण इसी एक्ट के माध्यम से वो कंपनी ने करने लगा। तो इस प्रकार यह अधिनियम 2 प्रकार से महत्वपूर्ण रहा। पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्र की पहली बार, यानी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो हमारे भारत के 3 प्रांत थे, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इसका जो था भारतीय हमारे यानी सेना थे, उसके बाद नागरिक थे, उसके बाद जो कमाई होता था, राजस्व की प्राप्ति होती थी, उसका तो सारा अधीक्षण करते करते तो इस तरह हम इस एक्ट में जो था 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला कारण था कि कंपनी, भारत में जो कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र था, यानी कंपनी की जो अधीन क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो इसका अधीन क्षेत्र था, तो क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी इसको यानी बंगाल, बिहार व उड़ीसा को क्या कहा गया, यानी कह सकते हैं बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इस क्षेत्र को इस एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र कहा गया। और इस एक्ट का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में पूर्ण नियंत्रण का अधिकार मिल गया। तो इस एक्ट के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, और यहाँ हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, हम सभी जानते हैं ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें ज़्यादा बस एकदम शॉर्टकट जानना है, बस कैसे कैसे हमारा एक्ट कब कब लागू हुआ, कौन कौन एक्ट लागू हुआ, कौन कौन एक्ट भारत देश के लिए फायदा हित में है और कौन कौन एक्ट हित में नहीं थे। तो इसके बाद आपको एक एक्ट पढ़ने मिलेगा जिसका नाम होगा चार्टर अधिनियम, यानी या फिर चार्टर एक्ट कह सकते हैं, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1793। तो हमने कौन कौन पढ़ लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ लिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिए 1784, 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिए 1784, और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं चार्टर अधिनियम 1793। तो इस अधिनियम में कहा गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी को जो होगा वो, यानी इस नियम में, इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के जो भी अधिकारी होंगे या फिर सदस्य होंगे, उसका जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यानी अब तक जो उनको पैसा मिलता था वो ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश के क्षेत्र से दिया जाता था, ब्रिटिश खजाना से दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत जो मजदूरों जैसे कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थे, उसके जो भी कर्मचारी थे या फिर सदस्य थे, यानी कह सकते हैं कि नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य और कर्मचारी थे, उसका जो वेतन था तो इस नियम के तहत भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो बस इस चार्टर अधिनियम 1793 में बस यही है कि वेतन संबंधित था, जो वेतन भारत के राजस्व विभाग से दिया जाएगा। और अब इसके आगे पढ़ना है चार्टर अधिनियम, यानी चार्टर एक्ट 1813। 1813 हमने 1773 पढ़ लिए, 81 पर हो गया, 84, 93, अब 13 पढ़ रहे हैं। तो 1813 चार्टर एक्ट 1813 की जो विशेषता थी, कंपनी के अधिकार पत्र को यानी 1813 में ही हम कह सकते हैं कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, यानी चार्टर अधिनियम के तहत भारत में कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। पहले कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार जो करती थी कंपनी,
उसको सिर्फ कंपनी का अधिकार होना था भारत में। हम सभी को पता है पहले कंपनी जो भारत में बिजनेस करना है, व्यापार करने आए थे, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कंपनी का अधिकार चलता था। लेकिन इस एक्ट के तहत तो यहाँ से कंपनी का शासन खत्म हो जाता है, एकाधिकार खत्म हो जाता है, और थोड़ा ब्रिटिश जो है, अपना ब्रिटिश ताज जो है वो अपना हिस्सेदारी बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार का शासन था वो खत्म होता है। 1873 अधिनियम के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया, और कंपनी को जो है यहाँ पे 20 वर्षों का और बढ़ा गया। 20 वर्षों तक वो भारत में व्यापार कर सकता था, यानी 1833 तक वो व्यापार कर सकता था। 20 वर्ष बढ़ गया, और यहाँ से क्या हो गया कि एकाधिकार इसका खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक तो ये भारत में से अपना अधिकार से कंपनी काम कर रहा था, लेकिन अब इसका जो एकाधिकार तो वो खत्म हो गया, यानी यहाँ से ब्रिटिश क्राउन की जो है अधिकार चलने लगा। लेकिन चीन के साथ इसको व्यापार, इस एक्ट में ये भी कहा गया कि चीन के साथ आप व्यापार करते रहिए, चीन के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर देशों के साथ जो आप व्यापार कर रहे हैं वो भी कीजिए, यानी और वो जो कर रहे हैं ना, चीन यानी पूर्वोत्तर देश के साथ जो व्यापार कर रहे हैं उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है, आप यानी उसके लिए आपको एकाधिकार का अधिकार प्राप्त रहेगा, यानी एकाधिकार यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका अधिकार होगा, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। यानी हम इस अधिकार को, इस एक्ट को एक तरह फिर से समझा जाए। इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो कंपनी भारत में जो अपना वो बिजनेस करेगा वो 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष तक और कर सकता है, यानी 1813 तक 33 तक कर सकता है। और उसके बाद कंपनी का जो एकमात्र अधिकार जहाँ चलता था हमारे भारत में, वो इसका एकाधिकार समाप्त कर देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत का एकाधिकार समाप्त करता है, और ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो चीन और पूर्वोत्तर राज्य जो था, पूर्वोत्तर देश, इसके साथ व्यापार करने के लिए आपको एकाधिकार का प्राप्त था, यानी आप निश्चिंत होकर वहाँ अधिकार कीजिए, वहाँ आपको कोई सरकार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई ब्रिटिश क्राउन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो उसके बाद इसी एक्ट में कहा गया कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, यानी इसी एक्ट में पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनी आ सकता था भारत, लेकिन अब ब्रिटिश के सभी नागरिक भारत में आके अपना व्यापार कर सकते थे। पहले इस एक्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया यानी कंपनी के लोग ही भारत में व्यापार कर सकते थे, लेकिन 1873 के बाद यहाँ पे ब्रिटिश के जो सभी लोग थे, ब्रिटिश के जो भी छोटा बड़ा व्यापारी है, जो भी छोटा बड़ा लोग हो, अगर वो चाहते कि हम भारत में जाकर व्यापार करें तो वो भारत में आके व्यापार कर सकते थे, और उसके लिए व्यापार का रास्ता एकदम खोल दिया, आइए आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए। ठीक, उसके बाद 1813 से पहले एक बात याद रखिएगा कि 1813 से पहले यहाँ पे जो था ईसाई पादरी नाम का एक धर्म होता है, ईसाई पादरी। तो 1813 से पहले ब्रिटिश जो था इस पे पाबंदी लगाया था कि आप भारत में व्यापार करने के लिए नहीं जा सकते हैं, या फिर घूमने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। यानी ईसाई पादरी धर्म का जो लोग था, जो ईसाई पादरी का नाम जाना जाता है, वो 1813 से पहले ब्रिटिश ईसाई पादरी भारत में अपना बिजनेस करने के लिए नहीं आ सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत 1813 के तहत ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त कर, यानी ब्रिटिश क्राउन से वो आज्ञा लेके कि हम भारत में जाते हैं व्यापार करने के लिए या फिर ऐसे घूमने के लिए, तो आज्ञा लेके वो भारत आ सकते थे। तो इस एक्ट में बस इतना ही है, ज़्यादा तो है नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे इसी में है चार्टर का जो चार्टर अधिनियम है, चार्टर अधिनियम 1833। 1813 के बाद 1833, 1813 भी हो गया, 1833। अब देखिए 1833 को क्या कहा गया। 1833 का अधिनियम इसीलिए लाया गया क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि भारत का केंद्रीकरण किया जाए, यानी संपूर्ण भारत पे अपना राज्य किया जाए, जिसके लिए एक केंद्र बनाया जाए,
और इसीलिए अच्छा ये अधिनियम लाया, चार्टर अधिनियम 1833 में आया। और इसको एक तरह से कहा जाए तो एक निर्णायक कदम था, एक बहुत ही बड़ा कदम था। यानी अभी तक प्रांत प्रांत जैसे मुंबई, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, हर प्रांत के लिए एक अलग अलग शासन व्यवस्था था, लेकिन इसके तहत कोशिश किया गया कि संपूर्ण भारत में एक संपूर्ण भारत के लिए एकमात्र केंद्र हो और वहाँ से ही पूरा शासन व्यवस्था पूरा एकदम किया जाएगा। तो इसकी जो व्यवस्था थी, चार्टर अधिनियम 1833 का जो व्यवस्था था, इसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे पहले देखिए क्या किया। सबसे पहले इस अधिनियम, आपको तो बता ही दिया इस अधिनियम क्यों आया, क्योंकि इस नियम का एकमात्र उद्देश्य था कि एकदम केंद्रीयकरण करना, भारत को केंद्रीयकरण यानी एक केंद्र बनाना। इससे पहले अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था और छोटे छोटे प्रांत में बट के वो बिजनेस कर रहा था, लेकिन 1833 का एक्ट के आने के कारण ये क्या हुआ, एक प्रांत बन गया, यानी टोटल एक केंद्र हो गया भारत का। और इसमें क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उसको इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले वो जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो अब जो है भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसके तहत जो हमारे प्रथम, यानी हम कह सकते हैं कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ उसका नाम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी फिर से समझिएगा, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम का जो एकमात्र पहला उद्देश्य था कि हमें भारत में एक संपूर्ण भारत में राज करना है, जिसके लिए हमको एक केंद्र का निर्माण करना है। पहले भारत में प्रांत में बट के शासन, यानी शासन चला रहा था या फिर कहा जाए व्यापारी कर रहा था, लेकिन इसके तहत क्या कहा गया कि हमको संपूर्ण भारत में व्यापार करना है, जिसके लिए बंगाल का जो गवर्नर था, पहले क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। इस बंगाल का गवर्नर जनरल को पद को हटा के वो पूरा उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल दे दिया। और इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल बना, प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो वही बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसने मद्रास व बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। यानी मद्रास अब जब संपूर्ण एक हो गया तो मद्रास व बंबई के जो गवर्नर थे उसका जो भी विधायिका संबंधी शक्ति था, यानी जो कम कानून बनाने का अधिकार था, वो सब निरस्त कर दिया एकदम, क्योंकि अब तो पूरा भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी सबको खत्म कर दिया, सबका गवर्नर खत्म कर दिया। तो अब यानी एकमात्र विधायी चलेगा, यानी कानून चलेगा, वो भारत का जो गवर्नर जनरल बनाएंगे उसके आधार कानून चलेगा। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत, यानी भारत का नाम पूरा ब्रिटिश भारत हो गया। ब्रिटिश भारत में जहाँ जहाँ भारत का अधिकार, ब्रिटिश का अधिकार था, उसको हम ब्रिटिश भारत कहते थे। ठीक, तो ब्रिटिश भारत में विधायिका के यानी भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी इसके तहत 1833 से पहले, यानी
और या फिर कहा जाए प्रथम गवर्नर जनरल के बाद जो कानून बनाया गया वो एक नियामक कानून रह गया जो था बस, लेकिन इसके बाद जो भी कानून बना वो संपूर्ण भारत के लिए बना और एक तहत यानी कानून यानी वो एक तरह से कानून के रूप ले लिया या फिर अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो पहले ही बताए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो उसका एकाधिकार खत्म कर देता है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर देती है। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन जाता है। यानी 1833 के बाद इस अधिनियम के तहत जो यहाँ व्यापारिक वाला था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। प्रशासनिक यानी अब वो सिर्फ यानी यहाँ से बिजनेस का इसका ध्यान खत्म हो गया और यहाँ शासन करने लगा। ठीक, तो प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही यानी कंपनी जो अधिकार वाला क्षेत्र था उसको ब्रिटिश राजशाही कहा गया और उसके उत्तराधिकारी को विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। यानी जो कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे उसको हम ब्रिटिश राजशाही या उसके उत्तराधिकारी एक विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। ठीक है, एक विश्वास के तहत कहा जाता है कि विश्वास के तहत उसको छोड़ दिया गया। यानी आप जैसे हमको आप पे विश्वास है, आपको हम पे विश्वास है कि नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, तो बस वही बात है। उस टाइम ब्रिटिश क्राउन को हुआ विश्वास हो गया, नहीं अभी चलना है तो चलने दीजिए। ठीक, अगर गड़बड़ करेगा तो आगे देखा जाएगा। तो इसी तरह तो यहाँ 1873 जो 33 का चार्टर एक्ट है, इस एक्ट ने क्या किया, दास प्रथा को ख़त्म कर देता है। यानी पहले सरकारी नौकरी के लिए या फिर कंपनी में आपको नौकरी करने के लिए आपको दास प्रथा दास वाला सिस्टम जो था, दास बन के रहना पड़ता था काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो था इस अधिनियम के तहत दास प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक, कोई किसी का दास बन के नहीं रहेगा। ठीक, यानी इस दास प्रथा के रूप में एक कानून बनाया। ठीक, और इसी एक्ट में कहा गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद यानी कंपनी में सिविल सेवक परीक्षा लेना है। 1833 चार्टर अधिनियम 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद के लिए कार्यालय या फिर रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस अधिनियम के तहत भारतीय जो लोग थे उसको यानी कंपनी में कोई भी पद कार्यालय या फिर रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर देता है। यानी सिविल सेवक जो परीक्षा था उसको समाप्त किया फिर 1833 में, जिसमें भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, यानी कानून बनाने का गठन किया गया। उसके बाद अधिनियम की धारा, इसी अधिनियम की धारा 87 धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए, कंपनी के पद को धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को यानी भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो एक तरह से परिवर्तन लाने वाला नियम था और भारतीयों के लिए कुछ हद तक फायदा लाभदायक था। ठीक, तो इसमें कहा गया 18 क्या कहा गया कि भारत का जो
बंगाल का गवर्नर होगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और इसी में कहा गया था कि सिविल सेवा को परीक्षा जो देगा वो भारतीय भी दे सकता है कंपनी के किसी पद कार्यालय या किसी के लिए, लेकिन उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसको बंद कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। लेकिन इसमें इसी का अधिनियम के तहत धारा 87 में कहा गया कि कंपनी में जो भी पद के लिए अगर भारतीय लोग इच्छुक हैं, अगर वो कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसका धर्म, जन्म स्थान या फिर मूल वंश या फिर जो उसका रंग के आधार पे उसको हम बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। 1833 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब 1800, इससे पहले हम जब पढ़े थे 1813 में क्या पढ़े थे, 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया था कंपनी के शासन और एकाधिकार समाप्त कर दिया था। लेकिन इस चार्टर अधिनियम 1833 में ये 20 वर्षों का ये निरस्त हो जाने के बाद, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। भारत में जो कंपनी का शासन था वो 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। अब जो कंपनी का कार्य है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से एकमात्र शासन बन के रह जाता है। यानी कंपनी का जो कार्य है वो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन जो थी उसके आधार पे, यानी उसके ओर से कंपनियां भारत में शासन कर रहा था। और हमने इसमें पढ़ा ही कि भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया। तो हमने बता ही दिए थे कि बम्बई और मद्रास जो था एक प्रांत था, उसका अपना अलग अलग कानून बनाने की शक्ति थी, उसको इसने समाप्त कर दिया। यानी हम ओवरऑल देखा जाए तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जो परिवर्तन लाया क्या सब लाया। सबसे पहले ये कंपनी का शासन समाप्त कर देता है, कंपनी का शासन इंड हो गया, कंपनी का शासन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और उसके बाद यहाँ क्या चलेगा, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद, इसको खत्म करके बंगाल हटा के भारत बना देता है, यानी पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। और जिसका कि प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या कहा गया कि इससे पहले 1833 से पहले जो हमारे भारत में एक अपना अपना प्रांत था, बिहार जैसे उड़ीसा, बंगाल, बम्बई, मद्रास, हर जगह का अपना अपना कानून था, वो सब कानून समाप्त कर दिया जाता है और सिर्फ भारत का जो गवर्नर जनरल कानून बनाएंगे वो उसको वैलिड होगा। और इसमें क्या था कि अधिनियम 1833 की धारा 87 के तहत कहा गया कि हमारे जो देश में, यानी भारत देश में जो कंपनी है उसमें अगर कोई भारतीय काम करना चाहता है तो उसका रंग, रूप, मूल, जाति, ये सब धर्म नहीं देखा जाएगा और उसे इस आधार पे उसको हम बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। उसकी अगर योग्यता है तो हम उसे नौकरी देंगे, ठीक। और सारा जो प्रांत है उसको समाप्त कर, उसको कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया और इसका एकमात्र कानून है। उसके बाद कंपनी का एकाधिकार खत्म हो जाता है, कंपनी का अधिकार बिल्कुल ख़त्म हो गया और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की अधिकार चलने लगा। तो इस तरह हमने अभी तक टोटल कितने एक्ट पढ़ लिए, 1773, 1781, 1784, 1793, 1813 और 1833, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं। और अब आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण भी दिक्कत है, आप लोग देख नहीं पाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी बटन है, डिसलाइक भी कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।